बुद्धिमान स्त्री के 3 प्रश्न। नंबर 1, सर्वोत्तम दान क्या है? नंबर 2, सर्वोत्तम कमाई क्या है? और नंबर 3, सर्वोत्तम जीत क्या है? प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बुद्धिमान स्त्री ने ये 3 प्रश्न किए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखा करें, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी 3 ज्ञान की बातें बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। और जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारी इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोगों का अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगरी थी। उस उत्तम नगरी के राजा थे जिनका नाम था सुरजीत। एक दिन प्रिय मित्रों, उनके घर में 7 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। उनकी 7 रानियों में से 2 रानियों ने 2 सुंदर बेटों को जन्म दिया। और जब उन लड़कों का नामकरण हुआ तो एक लड़के का नाम भरत रखा गया, एक का नाम विजय रखा गया। जब वे दोनों बच्चे थोड़े सियाने होते हैं तो प्रिय बंधुओं, वो राजा अपने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज देते हैं। उन दोनों के एक साथ जन्म लेने के कारण उन दोनों को देखने में कोई भी अंतर नहीं था। उन दोनों की शकल सूरत बिल्कुल एक जैसी थी। उन दोनों में कोई भी बड़ा छोटा महसूस नहीं होता था। और एक बात और प्रिय मित्रों, उन दोनों लड़कों में जो गुण थे वो भी समान ही थे। प्रिय मित्रों, जब वो दोनों लड़के अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने घर वापस आते हैं और राजा अपने उन दोनों बेटों को देखता है तो वह बड़ा ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वो दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे प्रिय मित्रों। और इधर राजा पर चौथेपन की अवस्था आ चुकी थी। अब वो राजा अपने मन में विचार करने लगा कि इन दोनों में से मुझे किसी एक को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब अपने चौथेपन में प्रवेश कर चुका हूं। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को इस उत्तम नगरी का राजा घोषित कर देता हूं। लेकिन प्रिय मित्रों, वह राजा असमंजस में पड़ जाता है, सोच विचार में पड़ जाता है कि दोनों तो बराबर हैं, मैं इस बात का फैसला कैसे करूं कि इन दोनों में से किसे राजा बनाऊं। क्योंकि प्रिय बंधुओं, पहले ये नियम हुआ करता था, जो बड़ा बेटा होता था वही उस राज्य का उत्तराधिकारी बनता था, अर्थात राजा बनता था। लेकिन वो दोनों तो समान थे, ना कोई छोटा था ना बड़ा था, क्योंकि उन दोनों का एक साथ ही जन्म हुआ था। प्रिय मित्रों, जब राजा को सोच विचार में पड़े हुए उनके मंत्री ने देखा, और प्रिय मित्रों आप तो ये जानते ही हो, यदि राजा किसी शंका में पड़ जाए, किसी असमंजस में फंस जाए, तो मंत्री का तो ये कर्तव्य होता है कि अपने राजा को उचित सलाह देना, उसको असमंजस से निकालना। ये सब देखने के बाद वह मंत्री राजा से कहता है कि हे राजन, क्या कारण है जो आप चिंता में बैठे हो। तभी राजा कहते हैं कि हे मंत्री जी, मैं आपसे अब क्या छुपाऊं, हमारे दोनों बेटे जवान हो चुके हैं, लेकिन देखने में दोनों बराबर ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। अब मैं इन दोनों में से किसको राजा बनाऊं, किसको नहीं बनाऊं, इसलिए मैं असमंजस में पड़ गया हूं। तभी वो मंत्री बोला कि हे राजन, जरूरी नहीं होता है कि आयु से ही व्यक्ति छोटा बड़ा हो, वो अपने गुणों से भी छोटा बड़ा हो सकता है, कोई बुद्धि से भी बड़ा छोटा हो सकता है, कोई धन से भी बड़ा छोटा हो सकता है।
और इस संसार का ये नियम हुआ करता है, यदि किसी के पास थोड़ा अधिक धन हो गया तो इंसान उसे बड़ा समझने लगते हैं। तो महाराज मेरा आपसे एक निवेदन है, एक सुझाव है, आप इन दोनों की बुद्धि की परीक्षा लीजिए, उसके बाद जो इस प्रतियोगिता में सफल हो जाए उसी को राजा बना दीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, मंत्री के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद राजा को उसकी बात भली भांति समझ में आ जाती है और राजा राज दरबार से उठ करके सीधी राजमहल की तरफ जाते हैं, जहां रनिवास था, रानी निवास करती थी। और रानी के पास जाकर के रानी से कहते हैं, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए जा रहा हूं। रानी बोली, क्या? बोले, ये जो हमारे दोनों बेटे हैं ना, इन दोनों की बुद्धि की परीक्षा तुम्हें लेनी है और तुम्हें यह ज्ञात करना है कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रिय मित्रों, मां की ममता ऐसी होती है, चाहे उसका बेटा बुद्धिमान हो चाहे बेअकल हो, उसको उसकी सभी संतानें समान होती हैं, वो सभी से बराबर ही प्रेम करती है। इसलिए हे रानी, मैं चाहता हूं कि यह फैसला आप करो। प्रिय बंधुओं, राजा के मुख से यह बात सुनने के बाद रानी बोली, ठीक है महाराज, मैं ऐसा अवश्य ही करूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन रानी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि हे बेटा, तुम दोनों देखने में एक समान लगते हो और राजा के लिए इस नगर का, इस राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए, राजा चाहिए। तो वो असमंजस में पड़ गए हैं और तुम दोनों में से किसी एक को महाराज राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो दुविधा में पड़ गए हैं क्योंकि तुम दोनों देखने में एक जैसे हो, एक जैसी शकल सूरत है, एक जैसे बलिष्ठ हो। इसलिए राजा ने मुझे आप दोनों की परीक्षा लेने के लिए यह कार्य सौंपा है और आज मैं आप दोनों की बुद्धि की परीक्षा लूंगी। आज आप दोनों जाइए और जाकर के सर्वोत्तम दान करके आइए। प्रिय बंधुओं, जो विजय नाम का राजकुमार था वह सबसे पहले चला और उसने अपने खजाने में से कुछ मोहरे असरफियां ली और वह दान करने के लिए चल दिया और राजमहल से बाहर जाकर के वह दान करने लगा। और प्रिय मित्रों, उधर जो भरत नाम का बेटा था, अब वह दान करने के लिए जाता है तो उसने रास्ते में क्या देखा कि एक बुजुर्ग अपने सिर पर लकड़ियों का बोझा लिए चले जा रहे हैं और उस बुजुर्ग को देख करके उस विजय नाम के राजकुमार को दया आ गई। प्रिय मित्रों, अब वह राजकुमार उस वृद्ध के पास गया और कहने लगा कि हे बाबा, आप इतना भारी गट्ठर लेकर के कहां जा रहे हो? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? तभी वह बुजुर्ग बोला, अरे बेटा, हमें तो रोज का कुआं खोदना है, रोज का पानी पीना है, रोज मैं जंगल से लकड़ी काट करके लाता हूं और बेच करके अपने परिवार का गुजारा करता हूं। तभी वह राजकुमार बोला कि हे बाबा, ये गट्ठर आप मुझे दे दो, मैं अपने सिर पर लाद करके आप जहां चाहते हो वहां पहुंचा दूंगा। अब प्रिय मित्रों, क्या होता है, उस बुजुर्ग से भरत नाम के राजकुमार ने वो लकड़ियों का गट्ठर ले लिया और अपने सिर पर रखकर बाजार में पहुंचा दिया जहां वो बुजुर्ग ले जाना चाहता था। और बाजार में गट्ठर पहुंचाने के बाद वह राजकुमार वापस आने लगा। तभी उस बुजुर्ग ने उसको रोक लिया, उसके हाथों को चूमा और कहा कि हे बेटा, आप बहुत ही परोपकारी हो, आप जैसा परोपकारी यदि संसार में पैदा हो जाए तो ये संसार तो स्वर्ग बन जाएगा। आपने इस बुजुर्ग की बहुत सहायता की है, जुग जुग जियो बेटा, सदा खुश रहो, संसार में तुम्हारी यह कीर्ति फैलती रहे। अब प्रिय मित्रों, वह राजकुमार वापस आने लगता है तो क्या देखता है, रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और उन खेलते हुए बच्चों को एक छोटा सा दूर खड़ा हुआ बच्चा बड़े ध्यान से देखता होता है। तभी वो राजकुमार उस छोटे से बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि बेटा, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? क्या तुम्हारा मन खेलने को नहीं करता है? तुम भी जाओ और इन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलो। तभी वह छोटा बच्चा कहने लगा कि देखिए भैया, खेलने का तो हमारा बहुत मन करता है, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी है, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये बड़े बड़े अमीरों के, धनवानों के बच्चे हैं और मैं जो हूं इस बड़ी सी कोठी में सफाई का कार्य करता हूं, इसलिए इन बच्चों के साथ नहीं खेल सकता।
क्योंकि मैं ठहरा झाड़ू पोछा करने वाला, बर्तन मांजने वाला। यदि मैं इन बच्चों में जाकर खेलने लगा तो मेरा मालिक आकर के मुझे बहुत मारेगा। इसलिए मैं इन्हें दूर से देखकर ही महसूस कर लेता हूं कि किस प्रकार से खेला जाता है और इनके साथ खेलने नहीं जाता हूं। तब तक प्रिय मित्रों क्या होता है, उस लड़के का मालिक आ जाता है और वह मालिक उस लड़के को बहुत फटकारता है, डांटता है और उससे बहुत सारी भली बुरी कहने लगता है कि तुम काम नहीं करोगे तो क्या ये कार्य तुम्हारा बाप करेगा आकर के बाहर खड़े होकर के, 1 घंटे से क्या देख रहे हो, चलो अंदर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, अब दोबारा बाहर मत आना। प्रिय बंधुओं, वह बच्चा अपने मालिक की डांट सुनने के बाद थर थर कांपने लगा और हवेली के अंदर चला जाता है। तभी प्रिय मित्रों, वह राजकुमार उस लड़के के मालिक से कहता है कि हे भाई, आप इस प्रकार से इस बच्चे को क्यों डांट रहे हैं, इसका भी मन खेलने का करता है और आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस बच्चे को इन बच्चों के साथ खेलने दो। तभी उस लड़के का मालिक कहता है, हे भाई, तुम कौन हो, कहां से आए हो? यदि मैं इस लड़के को इन बच्चों में खेलने दूंगा तो मेरे घर का कार्य कौन करेगा? प्रिय मित्रों, उस लड़के के मालिक के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद वह राजकुमार बोला, देखिए भाई, उस लड़के के बदले का सारा कार्य मैं करूंगा, लेकिन आप उस लड़के को इन बच्चों में खेलने दो। तभी वह राजकुमार उस लड़के को बुलाता है और कहता है कि हे बेटा, तुम इन बच्चों के साथ आज खेलो और तुम्हारे बदले का कार्य मैं करूंगा। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार उस राजकुमार ने उस बच्चे के बदले का सारा कार्य किया, बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और जब संध्या हो गई तो वह राजकुमार अपने घर वापस चला आता है। और प्रिय बंधुओं, जैसे ही वो दोनों राजकुमार घर लौटकर वापस आते हैं तो उनकी माताजी कहती हैं कि हे बेटा, आज तुम दोनों ने कौन सा सर्वोत्तम दान किया, कृपया एक एक करके मुझे बताइए। तभी विजय नाम का राजकुमार बोला कि हे माताजी, मैं आज सर्वोत्तम दान करके आया हूं। मैं खजाने से मोहरे लेकर के गया और मैंने गरीबों में बांटी और उसका दान किया। तभी वो रानी बोली कि हे बेटा भरत, तुमने कौन सा दान किया? तभी भरत बोला कि हे माताजी, ये जो जितनी भी मोहरे असरपी हमारे खजाने में भरी पड़ी हैं, ये हमारी नहीं है और इनके ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सब प्रजा का धन है और दूसरे के धन से दान करना पाप होता है। इसलिए हे माता श्री, मैं ये सब करना नहीं चाहता, इसलिए आज मैं शारीरिक परिश्रम करके आया हूं। उसी प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन वो रानी फिर से अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं और कहती है, आज तुम दोनों जाओ और तुम दोनों सर्वोत्तम कमाई करके लेके आना, जो सबसे उत्तम कमाई होती है उस कमाई को करके लाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह विजय नाम का राजकुमार चला और चलते चलते कहां पहुंचा, जहां पर व्यापारी लोग रहते थे, और जाकर के उन व्यापारियों को उसने धमकाया और कहा, आज मुझे 1 लाख सोने की मोहर असरफियां चाहिए, कहीं से भी लाकर दो, मुझे मोहरे असरफियां अवश्य ही चाहिए। प्रिय बंधुओं, अब उस विजय नाम के राजकुमार के मुख से ऐसी बात सुनकर के वो व्यापारी बोले कि हे राजकुमार, हमारे पास इतना धन नहीं है जो हम आपको दे सकें, और हम इतना सारा धन कहां से लेकर के आएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वो व्यापारी नहीं माने तो उस विजय नाम के राजकुमार ने उन सभी व्यापारियों को बहुत डराया धमकाया और उन व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे 1 लाख मोहरे असरफी ले ली और ले जाकर के अपनी माता के चरणों में रख दी कि हे माता, ये लो, मैं आज सर्वोत्तम कमाई करके लाया हूं। अब प्रिय बंधुओं, उधर भरत नाम का राजकुमार क्या करता है, एक वैद्य को अपने साथ लेकर के और अपने महल से निकलकर नगर में चला जाता है और अपनी प्रजा में जाकर के बुजुर्ग, असहाय, बीमार लोगों का इलाज करवाने लगता है। उस भरत नाम के राजकुमार ने पूरे दिन प्रिय बंधुओं निस्वार्थ सेवा की और सेवा करने के बाद संध्या को अपनी माताजी के पास आता है। अब प्रिय बंधुओं, जब संध्या को दोनों बेटे इकट्ठे हुए तो महारानी के समक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई कि हमने ये किया, हमने ये किया। दोनों ने अपनी अपनी बातें बता दी और विश्राम करने लगे। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, तीसरा दिन हुआ तो रानी ने
अपने दोनों बेटों को फिर से बुलाया और कहा, आज तुम दोनों भाई जाओ और सर्वोत्तम जीत प्राप्त करके आओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस विजय नाम के राजकुमार ने अपनी माता जी के मुख से ये बात सुनी तो उसने एक सेना की टुकड़ी अपने साथ ली और चल दिया और चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंचता है और उस पर आक्रमण कर देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार लड़ते हुए उस राजकुमार ने उस राजा को हरा दिया और उस राजा की पुत्री को लाकर के अपनी माता के समक्ष खड़ा कर देता है और कहता है कि हे माता, आज मैंने इसके पिताजी को हरा करके इसको युद्ध में जीता है, ये मेरी सर्वोत्तम जीत है। प्रिय दर्शक बंधुओं, थोड़ी ही देर में वह भरत नाम का राजकुमार भी वापस आ जाता है। तभी वो रानी पूछती है कि हे भरत, तुमने बेटा क्या किया आज? तभी भरत नाम का राजकुमार कहता है कि हे मां, आज मैंने बहुत ही बड़ा युद्ध लड़ा है, बहुत ही द्वंद्व चला है मेरे अंदर। तभी वो रानी कहती है, हे बेटा, तुमने ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा है? तो वो राजकुमार कहता है कि मां, आज मैं जंगल में चला गया, वहां बैठ करके आज मैंने घनघोर तपस्या की, आज मैंने काम क्रोध मद लोभ को हरा करके उस पर संपूर्ण जीत प्राप्त की है। महारानी ने दोनों राजकुमारों का हाथ पकड़ा, महाराज के पास लेकर के पहुंच गई, जहां महाराज की विशाल सभा लगी हुई थी। और रानी ने महाराज से कहा कि हे महाराज, फैसला हो चुका है, हमें इस राज्य का उत्तराधिकारी मिल चुका है। तभी वो राजा बोले कि हे रानी, तुमने इतना कठिन कार्य कैसे हल कर दिया? तभी वो रानी कहती है कि हे महाराज, मैंने इन दोनों को 3 प्रश्न दिए। मेरा पहला प्रश्न था कि सर्वोत्तम दान क्या है? तो ये विजय नाम का राजकुमार हमारे राज्य कोष से मोहरे सर्पियां ले गया और ले जाकर के प्रजा में बांटाया और बोला कि मैं सर्वोत्तम दान कर आया हूं। लेकिन हमारा जो बेटा भरत है, ये गया और इसने एक बुजुर्ग की सहायता की, जो कि अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर के जा रहा था। उसका बोझा इसने अपने सिर पर उठाया और वह उसके स्थान तक पहुंचा दिया। दूसरा मैंने इनको प्रश्न दिया कि सर्वोत्तम कमाई क्या है? तो महाराज, जो विजय नाम का राजकुमार था, ये व्यापारियों के पास गया और उनसे बलपूर्वक 1 लाख मोहरे सर्पियां प्राप्त करके ले आया। और इसी के विपरीत हमारा जो भरत राजकुमार था, ये गया, इसने जाकर के एक बच्चे के बदले का घर का सारा कार्य किया, बर्तन धोए, पोछा लगाया, झाड़ू लगाई और इसने प्रजा का दिल जीत लिया। और मेरा तीसरा प्रश्न ये था कि सर्वोत्तम जीत क्या होती है? तो महाराज, ये विजय नाम का राजकुमार एक सेना की टुकड़ी लेकर के गया और पड़ोस के राजा पर चढ़ाई कर दी और इसने उसको युद्ध में परास्त कर दिया और उसकी पुत्री से विवाह करके ये घर ले आया और बोला कि हे मां, यही सर्वोत्तम जीत है। और हमारा ये भरत नाम का जो राजकुमार है, इसने काम क्रोध मद लोभ अहंकार आलस्य इन सब पर विजय प्राप्त कर ली। अब महाराज, ये फैसला आपके हाथ में है कि इन दोनों में राजा बनने योग्य कौन है, कौन नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी महाराज उठते हैं, उस भरत नाम के राजकुमार का राज्याभिषेक करते हैं और उसको उत्तम नगरी का राजा बना देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य ही कर देना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और प्रिय मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। प्रिय मित्रों, हम आपको ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।